Hello students, welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamakhan Public School, Vrindavan. In the chapter of financial management, we have completed the chapter, the academic part of it. अब हम क्या करेंगे? We are going to look for the previous 5-year questions as given in our book. ठीक है, एक बार उन सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, केस स्टडीज को देख लेते हैं, किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस वेटेज में पूछे गए हैं, किस मार्क्स में पूछे गए हैं. ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो डेफिनेटली आपको बोर्ड्स में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है. आई कैन अश्योर ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट कि इन क्वेश्चन में से आपका 80 to 90% पेपर आपका, अगर आप इन क्वेश्चन को सेंटर्ड रह के अपनी तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 80 to 90% बेनिफिट जस्ट आउट ऑफ दिस क्वेश्चंस. So let us start with 1-mark questions or the theoretical question. The very first question is the meaning of financial management. देखिए, I've discussed it. Successful acquisition of funds, successful utilization of funds, and the use of surplus is known as the financial management. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके 1 or 2 lines में इसको प्रिस्क्राइब करेंगे तो definitely you are going to get full mark out of it. Second question, how does level of competition affect the working capital requirement of an organization? यानी वर्किंग किस तरह से लेवल ऑफ कंपटीशन आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करता है. ठीक है. थर्ड, इन द पेंट इंडस्ट्री वेरियस रॉ मटेरियल्स आर मिक्सड इन डिफरेंट. जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो एक केस स्टडी है. ठीक है, उसको हम देख लेते हैं. केस स्टडी क्या कहती है हमारी. केस स्टडी हमारा हाईलाइट रहेगा इस वीडियो में, जैसा कि हमेशा से रहता है. ठीक है, बिकॉज हमारी जो स्टडी है वो केस स्टडी सेंटर्ड ज़्यादा होती है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें. तो चलिए, केस स्टडी नंबर 3 क्या है. इन द पेंट इंडस्ट्री वेरियस रॉ मटेरियल्स आर मिक्सड इन डिफरेंट प्रपोर्शन विद पेट्रोलियम फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पेंट्स. यानी कि पेंट इंडस्ट्री में क्या है, पेट्रोलियम के साथ बहुत सारे मटेरियल को मिलाया जाता है. एंड वन specific raw material is not readily and regularly available to the paint manufacturing companies. और उनमें से एक जो मटेरियल है वो यूजुअली अवेलेबल नहीं होता है. तो बोलर पेंट्स कंपनी इज ऑल्सो फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड बिकॉज ऑफ देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड द एक्चुअल रिसीट ऑफ द मटेरियल. एक और कंपनी है, ठीक है, जिसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. क्यों? बिकॉज एक टाइम लैगिंग हो गई है. क्यों? प्लेसिंग द ऑर्डर एंड द एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ द मटेरियल. कि ऑर्डर उन्होंने कब का लगाया हुआ है लेकिन मटेरियल उनको रिसीव नहीं हो रहा है टाइम पे. बट वंस इट रिसीव्स द रॉ मटेरियल इट टेक्स लेस टाइम इन कन्वर्टिंग इनटू फिनिश गुड. बट जैसे ही उनको वो रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है पेंट के लिए तो तुरंत वो उस चीज़ को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं. तो इसमें कौन सा फैक्टर है जो हमें हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करता है. देखिए, इस पूरे केस में बात की गई है रॉ मटेरियल की, और हमने एक पॉइंट पढ़ा था अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है, या फिर प्रोडक्शन साइकिल या फिर नेचर ऑफ बिजनेस. ठीक है, यानी अगर रॉ मटेरियल आपका अवेलेबल नहीं होगा टाइम पे तो ये भी आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट कर सकता है. ठीक है, आपका प्रोडक्शन साइकिल रॉ मटेरियल की वजह से इंटरप्ट हो गया तो ये भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है. ठीक है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस पेंट का है जहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी रॉ मटेरियल पे है तो ये भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है. तो तीनों में से कोई भी एक आंसर आप यहाँ पे स्टेट कर सकते हैं. ठीक है, फोर्थ देखते हैं. Fourth is asking about the capital structure, the ratio of debt into equity. ठीक है, the fifth one, let me read it out loud. Sika Limited, there is a firm, the name is Sika Limited. Sika Limited is saying what? Sika Limited, a reputed industrial machines manufacturer, needs rupees 20 crores as additional capital to extend the business. जो Sika Limited है उसकी डिमांड, उसको रिक्वायरमेंट है 20 करोड़ की जिससे वो बिजनेस को एक्सपेंड कर सके. Mr. Amit Joshi, the Chief Executive Officer, the CEO of the company, wants to raise fund through equity. अब जो CEO है वो फंड रेज करना चाहते हैं इक्विटी से. The finance manager, Mr. Narendra Singh, suggested that the shares may be sold to investing public through intermediaries as the same will be less expensive. तो नरेंद्र सिंह है, उन्होंने क्या बोला कि शेयर्स जो है वो इन्वेस्टिंग पब्लिक तक पहुंचाया जाए इंटरमीडिएरीज से, जो ब्रोकर्स हैं, जो इंटरमीडिएट्स का काम करते हैं. ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव रहेगा. सो नेम द मेथड थ्रू विच द कंपनी डिसाइडेड टू रेज एडिशनल कैपिटल. तो किस मेथड से कंपनी जो है वो आपका शेयर प्रोवाइड करवाना चाहती है. तो यहाँ पे जो मेथड कंपनी अडॉप्ट करना चाहती है दैट इज ऑफर फॉर सेल. यानी लॉन्ग टर्म, यानी कि फिक्स कैपिटल को रेस करने का जो हमारा
एक मेथड है वो है ऑफर फॉर सेल, जो मैंने बुक में पढ़ाया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ हमें मिलेगा यहाँ पे क्या, शेयर्स में बी सोल्ड टू इन्वेस्टिंग पब्लिक, यानी आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, परचेजिंग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, आप सेल का ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, पब्लिक को कि वो आपके शेयर्स को परचेज करें, ठीक है। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन पर चलते हैं। सिक्स इज व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब ट्रेडिंग ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर आपका होता है जो आपका डेब्ट और इक्विटी का रेशियो होता है, ठीक है। और इसी के अंदर आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, और फाइनेंशियल लेवरेज का जो कॉन्सेप्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, उसी को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इट मींस द प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट इनटू द ओवरऑल कैपिटल। इसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको बताए थे। सेवंथ क्या कहता है, नेम एंड स्टेट द एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट enables to foresee the fund requirement both in term of the quantum and the timing। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है नेम एंड स्टेट द एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो फोर्सी करता है कि क्वांटिटी एंड टाइमिंग के बेसिस, यहाँ क्वांटम नहीं है, क्वांटिटी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका क्वांटिटी एंड टाइमिंग दोनों के बेसिस पे फंड्स अरेंजमेंट के लिए काम करता है। केस स्टडी नंबर 8, रिजुल भट्टाचार्य आफ्टर लीविंग हिज जॉब वांटेड टू स्टार्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कोई पर्सन है रिजुल भट्टाचार्य, वो जॉब क्विट करने के बाद एक अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करना चाहता था विद हिज सन। His son was keen that the company may start manufacturing of mobile phones with some unique features। तो उसके बेटा बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके क्यूरियस था कि उनकी कंपनी बहुत अच्छे फीचर वाले मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करेगी, कुछ एक्स्ट्रा फीचर वाले मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करेगी। रिजुल भट्टाचार्य फेल्ट दैट द मोबाइल फोन्स आर प्रोन टू क्विक obsolescence and a heavy fixed capital investment would be required regularly in the business। तो उससे ये लगा कि जो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, वो बहुत जल्दी डैमेज भी हो सकते हैं या उनका बैड इम्पैक्ट भी हो सकता है, और मोबाइल फ़ोन के बिजनेस के लिए एक बहुत ही हैवी फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि बिजनेस को रेगुलरली कंटिन्यू किया जा सके। सो उसने अपने सन को क्या किया, देयरफॉर ही कन्विंस्ड हिज सन टू स्टार्ट अ फर्नीचर बिजनेस। इसी वजह से उसने अपने सन को कन्विंस किया कि वो मोबाइल बिजनेस ना स्टार्ट करके फर्नीचर बिजनेस शुरू करें, ठीक है। तब यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाइड द फैक्टर इफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विच मेड रिजुल भट्टाचार्य टू चूज फर्नीचर बिजनेस ओवर मोबाइल बिजनेस। तो यहाँ पे हमें वो फैक्टर पहचानना है जिसकी वजह से उन्हें अपना बिजनेस का मोड जो है वो चेंज करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज आपको करना पड़ा वो था आपका टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कैसे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इस वजह से बिकॉज उनके बिजनेस में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उनका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था। तो ये था आपका केस स्टडी नंबर 8 का आंसर। चलिए अब देख लेते हैं केस स्टडी नंबर 9। केस स्टडी नंबर 9 क्या कहती है, केस स्टडी नंबर 9 है आपकी मेका लिमिटेड A reputed automobile manufacturer needs ₹10 crore as additional capital to expand its business। कोई मेका लिमिटेड है, उसको 10 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। अतुल जालान, कौन है वो, अतुल जालान इज द CEO ऑफ द कंपनी वांटेड टू रेज फंड्स थ्रू इक्विटी। अतुल जालान वांट्स टू रेज फंड्स फ्रॉम इक्विटी, ही डजंट वांट डिपेंडेंसी ऑफ हिज फर्म इनटू द डेब्ट। On the other hand, the finance manager Nimi Sahadev said that the public issue may be expensive on account of various mandatory and non-mandatory expenses। अगर वो जो आपका मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है निमी सहदेव, वो ये कह रही है कि अगर हम पब्लिक इशू करते हैं, इक्विटी इशू करते हैं, तो ये कंपनी पे एक्स्ट्रा एक्सपेंस चार्ज करेगा। देयरफॉर इट वाज डिसाइडेड टू अलॉट द सिक्योरिटीज टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसी वजह से जो सिक्योरिटीज़ को नया इशू ना करके जो उनके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, यानी जो उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे, उनको इशू की गई सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो नेम द मेथड विच द कंपनी डिसाइडेड टू रेज एडिशनल कैपिटल। तो इस मेथड का नाम बताइए
जिसमें कंपनी ने शेयर्स को इंस्टीट्यूशनल जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जो सिक्योरिटी इशू की। ये आपका मेथड है प्राइवेट प्लेसमेंट। बिकॉज हमने जाना था प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, जो सबसे पहले सिक्योरिटीज जो हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर की जाती हैं। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सिक्योरिटी इशू करने का रीज़न क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सिक्योरिटी इशू करने का रीज़न ये होता है जिससे कि आपका जो एक्सपेंस है, जो आपकी फ्लोटिंग कॉस्ट है, वो फ्लोटिंग कॉस्ट आपकी कम से कम हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड स्पेशलाइज इन ट्रांसपोर्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। कोई आपकी कंपनी है रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ट्रांसपोर्टेशन। इट हैज़ अ गुड रेपुटेशन इन मार्केट एज इट डिलीवर्स द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस। इसकी मार्केट में अच्छी पहुंच है या अच्छी रेपुटेशन है बिकॉज वो टाइमली ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं। स्टेट विद द रीजन वेदर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस विल बी हाई और लो। आपको बतानी है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो हाई होगी या लो होगी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ज़्यादा होती है, सर्विस इंडस्ट्री की लो होती है। मोस्टली प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है वर्किंग कैपिटल पे। ये क्या है? ये आपका सर्विस सेक्टर है, यानी इनका क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ये अगर ट्रांसपोर्टेशन सपोज कि ट्रक्स के थ्रू भी भेज रहे हैं या रेलवे के थ्रू भी भेज रहे हैं तो अल्टीमेटली इनका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होगा, इनके एम्प्लॉयज़ लिमिटेड होंगे और ये आउटसोर्सिंग या थर्ड पार्टी किसी भी तरीके से अपना काम करवा सकते हैं। तो इनका जो ओवरऑल हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा कैसा होगा? वो हमारा लो होगा। ठीक है, तो ये था हमारा केस स्टडी नंबर 10। चलते हैं आप केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ईयर्स आप लोग देखते जाएंगे, मैं ईयर्स मेंशन नहीं कर रहा हूँ जिससे कि टाइम कम से कम लगे हमारा। ईयर्स आपके सामने है, कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है, तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से एक एक क्वेश्चन को ऑलरेडी बताते हुए चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, द साइज ऑफ असेट्स, द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आर अफेक्टेड बाय वन ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन। यानी जो असेट्स का साइज है, प्रॉफिटेबिलिटी है, कॉम्पिटिटिवनेस है, ये फाइनेंशियल डिसीजन से इफेक्ट होती है। ठीक है, वो फाइनेंशियल डिसीजन कौन सा है? ठीक है, यानी कि असेट्स का साइज, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आपकी इफेक्ट होगी आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। मींस वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट द फाइनेंस, आप किन सेक्टर्स में अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ आपकी इन सारे सेक्टर्स को जो आपके क्वेश्चन नंबर 12 में दिए हुए हैं इम्पैक्ट करती है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? राधिका एंड वानी हु आर यंग फैशन डिजाइनर लेफ्ट देयर जॉब विद अ फेमस फैशन डिजाइनर चेन टू सेट अप अ कंपनी। राधिका एंड वानी ने अपनी फैशन डिजाइनर की जॉब छोड़ दी और उन्होंने एक चेन सेटअप करने के बारे में सोचा, चेन कंपनी सेटअप करने के बारे में सोचा, फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड। आगे क्या सोचा उन्होंने? दे डिसाइडेड टू रन अ बुटीक ड्यूरिंग द डे एंड कोचिंग क्लासेस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस फैशन डिजाइनिंग इन द इवनिंग। मॉर्निंग में उन्होंने क्या सोचा? मॉर्निंग में वो उनका बुटीक रहेगा, ठीक है, और शाम को वो फैशन कोचिंग क्लासेस के रूप में उससे काम करेंगे। यानी मॉर्निंग में उसका अलग वर्क, इवनिंग में उसका अलग वर्क। फॉर द कोचिंग सेंटर दे हायर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ नियर बाय बिल्डिंग। और कोचिंग सेंटर के लिए उन्होंने जो पास की बिल्डिंग था उसका फर्स्ट फ्लोर हायर कर लिया। Major expenses was money spent on photocopying of notes for their students. They thought of buying a photocopier, knowing fully that their scale of operation was not sufficient to make full use of photocopier. ठीक है, उन्होंने एक फोटोकॉपियर को हायर करने के बारे में सोचा, ठीक है, और जबकि वो जानती थी, ठीक है, कि कोई यूज़ है नहीं उनका, फुल यूज़ वो कर नहीं पाएंगी फोटोकॉपियर का। उसके बाद इन द बेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड, फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड बिल्डिंग के बेसमेंट में प्रवीण एंड रमेश वर कैरिंग ऑन अ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस इन द नेम ऑफ नियो प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके बेसमेंट में प्रवीण एंड उनका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का बिजनेस था नियो प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो राधिका अप्रोच प्रवीण विद प्रपोजल टू बाय अ फोटोकॉपियर जॉइंटली विच कुड बी यूज्ड बाय बोथ ऑफ देम। तो उसने उसके पास पहुंचा कि उन्होंने बोला कि वो दोनों मिलकर एक फ़ोटोकॉपी मशीन परचेज़ कर लेती हैं, फ़ोटोकॉपी मशीन, ज़ेरॉक्स मशीन परचेज़ कर लेते हैं, जिससे कि उन दोनों का काम चल जाए, उस शॉपकीपर का भी चल जाए, उनका भी चल जाए। विदाउट मेकिंग सेपरेट इन्वेस्टमेंट प्रवीण एग्रीड टू दिस।
ठीक है, यानी कि इसके लिए कोई अलग से इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। प्रवीण इस चीज़ के लिए एग्री हो भी गया। तो आइडेंटिफाई द फैक्टर इफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे किस फैक्टर ने फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड के जो डिसीजन पे इम्पैक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे जो डिसीजन इम्पैक्ट किया वो था आपका लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन का मतलब यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज़ देखी कि आप कोलैबोरेशन की हेल्प से अपने इन्वेस्टमेंट को कम से कम कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को अटेन कर पाएँ। ये था आपका लेवल ऑफ कोलैबोरेशन का मतलब। अब लेवल ऑफ कोलैबोरेशन हमने क्यों कहा, क्योंकि फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड ने नियो प्रिंट्स के साथ हैंडशेक कर लिया और दोनों ने कोलैबोरेशन से अपनी फोटोकॉपी मशीन परचेज कर ली। ठीक है, चलते हैं हम 14 पर, केस स्टडी नंबर 14। हाउ डज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर को ऐसे इफेक्ट करती है बिकॉज इक्विटी को लेना, इक्विटी जब रेज करते हैं ना तो वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मल कॉस्ट जो होती हैं वो आपको पे करनी पड़ती हैं। आप ब्रोकर को पैसा पे करते हो, आप फीस चार्ज पे करते हो, फाइल चार्ज पे करते हो, तो ऐसे करके इस वजह से आपको इक्विटी से फंड रेज करना बहुत महंगा पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बेस्ट बल्ब्स प्राइवेट लिमिटेड वाज मैन्युफैक्चरिंग गुड क्वालिटी एलईडी बल्ब्स एंड कैटरिंग टू लोकल मार्केट। कोई कंपनी थी, कंपनी का नाम था आपका बेस्ट बल्ब्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और वो बहुत अच्छी क्वालिटी के एलईडी बल्ब्स मैन्युफैक्चर कर रही थी और उन्हें लोकल मार्केट में सेंड भी कर रही थी। द करंट प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इज 800 बल्ब्स पर डे, और कंपनी का जो करंट प्रोडक्शन है वो 800 बल्ब्स पर डे है। द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ द कंपनी सर्वेड द मार्केट एंड डिसाइडेड टू सप्लाई द बल्ब टू 5-स्टार होटल्स ऑल्सो। कंपनी ने मार्केट को सर्वे किया और उन्होंने डिसाइड किया वो 5-स्टार होटल्स को भी अपने बल्ब्स की सप्लाई देंगे। ही एंटिसिपेटेड द हायर डिमांड इन फ्यूचर, और उसने एंटिसिपेट कर लिया कि उनके बल्ब की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है। एंड डिसाइडेड टू बाय अ सोफिस्टिकेटेड मशीन टू फर्दर इंप्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द बल्ब प्रोड्यूस। और उन्होंने ऐसी मशीनरी परचेज करने के बारे में सोची जिससे कि उनके बल्ब प्रोडक्शन की क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों इंक्रीज हो। आइडेंटिफाई द फैक्टर इफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन सा था, तो यहाँ पे जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को जिस फैक्टर ने इफेक्ट किया वो था आपका ग्रोथ एस्पेक्ट्स। ग्रोथ एस्पेक्ट्स का मतलब यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को लेके एक अजम्पशन किया कि फ्यूचर में उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करेगा एंड ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के साथ साथ उनकी डिमांड भी बढ़ेगी और डिमांड के अकॉर्डिंग उन्हें सप्लाई भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। इस वजह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया कि उन्हें इस मशीन में एक फिक्स इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। ठीक है, वो मशीन उनका फिक्स एसेट था। 15 केस स्टडी नंबर 16 पर चलते हैं। 16 देखते हैं क्या कहती है। केस स्टडी नंबर 16 कहती है आपकी, एज अ पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, वीनस लिमिटेड हैड ₹50 लाख एज इक्विटी शेयर कैपिटल। वीनस के पास क्या था, 50 लाख रुपए के इक्विटी शेयर थे एंड अ लोन ऑफ 20 लाख फ्रॉम नियॉन बैंक, यानी कि 50 लाख रुपए इक्विटी शेयर, 20 लाख लोन आपका, डेब्ट यानी ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर आपका 70 लाख का। ऑन अर्निंग अ गुड प्रॉफिट, वीनस लिमिटेड डिसाइडेड टू गिव डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, गुड प्रॉफिट अर्न करने पर उन्होंने सोचा कि इसका डिविडेंड प्रॉफिट जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाए, लेकिन वो सरप्राइज हो गए जब नियॉन बैंक ने उन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यानी नियॉन बैंक ने ये कॉन्ट्रैक्ट में था कि वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते अंडर देयर डेब्ट। तो आइडेंटिफाई द फैक्टर इफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन विच अलाउज नियॉन बैंक टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो फैक्टर जिससे कि नियॉन बैंक ने उन पे रेस्ट्रिक्शन लगाया। तो जो यहाँ पे फैक्टर है, यहाँ जो पॉइंट यहाँ पे है वो है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन को किसने इफेक्ट किया, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स, यानी कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में हैं, कभी कभी क्या है बैंक से कॉन्ट्रैक्ट, डेब्ट के कॉन्ट्रैक्ट आपको डिनाई करते हैं दैट यू कैन पे डिविडेंड टू योर शेयर होल्डर्स। अगर आप किसी डेब्ट के अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो जैसे कि वो लोग नियॉन बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में थे, उनके डेब्ट के कॉन्ट्रैक्ट में थे, तो इसी वजह से वो डिविडेंड जो है वो पे नहीं कर पाए। चलिए केस स्टडी नंबर 17 पे देखते हैं। 17 नंबर केस स्टडी क्या कहती है, उससे किस तरह सॉल्व किया जाए। ठीक है, 17
कोबी लिमिटेड इज एन 87-year-old रेपुटेड कंज्यूमर गुड्स कंपनी। कोबी लिमिटेड क्या है? 87-year-old गुड्स, एक रेपुटेड गुड्स कंपनी है। इट इज़ नोन फॉर ऑफरिंग गुड क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, और ये जानी जाती है अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रीजनेबल प्राइस पे देती है। इट हैज़ ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया, और इसकी ब्रांचेस जो है ऑल ओवर द इंडिया में फैली हुई हैं। इट हैज़ अ लार्ज शेयर होल्डर बेस, और इसका जो शेयर होल्डरिंग है बहुत लार्ज है। द शेयर होल्डर डिजायर्ड दैट सम डिविडेंड इज पेड एवरी ईयर ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स। शेयर होल्डर्स की इच्छा ये थी कि उनको डिविडेंड दिया जाए उनके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हर साल। कंपनीज मैनेजमेंट अंडरस्टैंड्स दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप द शेयर होल्डर्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। कंपनी के मैनेजर ये चीज़ जानते थे कि शेयर होल्डर को सेटिस्फाइड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी दे डिक्लेयर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट्स रादर देन री इन्वेस्टिंग द होल एज रिटेन्ड अर्निंग। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया पॉलिसी में कि हर साल कुछ पार्ट प्रॉफिट में से एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया जाएगा। द होल ऑफ द मनी वुड नॉट बी री इन्वेस्टेड इन द रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, सारा का सारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा जो प्रॉफिट इन्वेस्ट हो रहा था। तो आइडेंटिफाई द फैक्टर इफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। तो यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन सा है? शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, यानी कि शेयर होल्डर्स की डिमांड, शेयर होल्डर की डिज़ायर, ये सारे फैक्टर्स भी बहुत मैटर करते हैं व्हेन इट कम्स टू द टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द प्रॉफिट, रिगार्डिंग द सरप्लस। बिकॉज सरप्लस में ओनरशिप शेयर होल्डर्स की भी है, तो उनके प्रेफरेंसेस, उनकी डिज़ायर, उनकी विशेस पे काम करना आपकी ड्यूटी बनती है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डज कॉस्ट ऑफ डेब्ट इफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटरप्राइज। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैंने आपको बताया था, इक्विटी में जो फ्लोटिंग कॉस्ट है बहुत हाई इनकर होती है, बट डेब्ट की कॉस्ट आपकी लो होती है, तो इस वजह से ये उसको इफेक्ट करता है। चलिए 19, हाउ डज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 20 केस स्टडी है, देख लेते हैं क्या कहती है। XY लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़। XY लिमिटेड है वो 10 करोड़ कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड है। द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 6 करोड़, और कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है वो 6 करोड़ है। पेड अप कैपिटल आप जानते होंगे बिकॉज आपने इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में। द कंपनी वॉज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फंड्स, कंपनी को फंड्स की शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही थी। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू रेज फंड्स बाय इशू ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और कंपनी ने इक्विटी इशू करने के बारे में सोचा। 1 लाख शेयर, 100 रुपये के 1 लाख शेयर इशू करने के बारे में सोचा। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, और जो शेयर थे वो फुली सब्सक्राइब हो गए। आफ्टर दिस इट वॉज रियलाइज दैट द फंड रेज वर इन एक्सेस ऑफ द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। उन्होंने देखा कि जो फंड रेज किया गया वो एक्सेस फंड आ गया था, उनके पास सरप्लस आ गया था। Identify and define the concept which was not considered by the company before deciding the amount of funds to be raised। यानी कि कौन से कॉन्सेप्ट को ध्यान में नहीं रखा गया एट द टाइम ऑफ रेजिंग द फंड्स। देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं रखा गया वो तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग में ही आपका होता है कि जो आपकी फंड की रिक्वायरमेंट आपकी फर्म की रिक्वायरमेंट के साथ मैच होनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। आप सबसे पहले फंड का एस्टिमेशन करते हैं, और जितना एस्टिमेशन है आप उसी के अकॉर्डिंग फंड्स को अटेन करते हैं। ये आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ केस स्टडीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखेंगे हम सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।